हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एपी के बारे में बात कर रहा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो कल तक हमने टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। हमें सीधा सीधा पूछा जाता था कि 17th टर्म निकालो या 25th टर्म निकालो। आज हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम में कैसे पता लगेगा कि एपी का एप्लीकेशन काम में आएगा। देखिए, क्वेश्चन को जैसे आप रीड करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कैसे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने रोज प्लांट है? 23। 21 इन द सेकेंड रो। सेकेंड रो में कितने हैं? 21। 19 इन द थर्ड रो। थर्ड रो में 19 एंड सो ऑन। और ये कंडीशन चलती जा रही है। मतलब सबसे फर्स्ट रो में आपके पास 23 प्लांट है, फिर उसके बाद सेकेंड रो में, सेकेंड रो का मतलब सेकेंड टर्म पे हम एपी को यूज़ करेंगे ना, तो एपी का मतलब फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट रो का मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कितने हैं? 23। सेकेंड टर्म 21, थर्ड टर्म 19 एंड सो ऑन। और इस तरह से आपकी ये एपी चले जा रही है। लेकिन आगे आपसे एक बात बोली गई है, देखिए, देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो का मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। तो ये जो आपको यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है, nth टर्म, वो हमने आपको कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। मतलब हमारी जो लास्ट रो है उसके अंदर कितने प्लांट है? 5 प्लांट है। तो पहले इस तरह से आपको एपी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने को तो एपी का कॉन्सेप्ट ही तो अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 23, 21, 19 डॉट 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 और लास्ट में जाके हम क्या लिखेंगे? 5। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाली रो है उसके अंदर 5 रोज प्लांट है और लास्ट वाली रो का मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितनी दे रखी है हमारे को? 5। क्लियरली दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ये हमको क्लियर हो चुका है कि ये सीक्वेंस एपी है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ये देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है बच्चों? 2। ठीक है, इसके बाद अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 17 आएगा। तो उनके बीच का भी डिफरेंस कितना है? 2। तो मुझे पता लग गया फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 23। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। डी की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस मत करना वरना गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 21 माइनस 23। ऐसा करते हैं, डी की वैल्यू -2 आ गई भैया। और अगर कॉमन डिफरेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो उस एपी को बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। क्योंकि ये एपी अब कम होती चली जा रही है। देखिए, कम ही तो हो रही है। 23, 21, 19, 17 और इधर जाके क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं एसी एपी को डिक्रीजिंग एपी, बिकॉज हियर कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव। मेरे को पता है, ए पता लग चुका है, मुझे डी पता लग चुका है और मुझे यहाँ पे लास्ट वाली टर्म पता है 5। तो लास्ट वाली टर्म को मैं क्या बोलता हूँ? nth टर्म। तो मुझे an की वैल्यू भी पता लग गई। कितनी बच्चों? 5। और मुझे an को निकालने का फॉर्मूला पता है। an को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? an = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला होता है। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? an = a + n - 1 × d। an की जगह an की वैल्यू पुट कर देंगे। an की वैल्यू कितनी बच्चों? 5। तो आप कैसे लिखेंगे? 5 = ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 23 प्लस n-1। आपको n की वैल्यू पता ही नहीं, क्योंकि आपको यही तो निकालना है क्वेश्चन में। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड में कितनी रोज है? मुझे नहीं पता कितनी रोज है। मैं क्या बोलूँगा? लेट देयर आर n रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? n रोज है। तो वो n फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो 23 + n-1 × d। d कितना है बच्चों? -2। तो d के प्लेस पे क्या लिखेंगे? -2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। 5 = 23 और प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 2n आ जाएगा। तो 23 - 2n, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास प्लस का 2। तो देखिए, यहाँ से आपको रिजल्ट मिला 5 = 23 में 2 को प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चों? 25। 25 - 2n। अब क्या करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, उसको उधर ट्रांसपोज कर दो। माइनस का 2n इधर आएगा, प्लस का 2n। 25 में से आप 5 को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा बच्चों कितना? 20। वैल्यू किसकी निकालनी है? n की। n की वैल्यू आ जाएगी 20/2 एंड द आंसर इज 10। इट मीन्स देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास एपी के। ठीक है, अब एक वर्ड प्रॉब्लम और लेते हैं आपके लिए। तो देखिए, अब अपन ने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिया है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। और एपी का एप्लीकेशन कैसे काम में आएगा देखते ही पता लगने वाला है।
करण स्टार्टेड वर्क इन 1995, 8 एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। बहुत कम सैलरी है मेरी, क्या करूँ, लेकिन जो है जो 1995 के बारे में बात चल रही है तो उस टाइम पे इतना ही काफ़ी था, ठीक है ना। तो करण स्टार्टेड वर्क इन 1995, 8 एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। एनुअल सैलरी उसकी कितनी है, 5,000 है। अब देखिए आगे की बात मज़ेदार है, एंड रिसीव्ड ₹200 रेज ईच ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी ईयर करण की जो सैलरी है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो जाता है, ₹200 का इंक्रीमेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 95 में करण की सैलरी कितनी थी, 5,000, तो 96 में करण की सैलरी कितनी आ जाएगी बच्चों, 5,200, क्योंकि एवरी ईयर उसको इंक्रीमेंट मिलता है कितने का, ओनली ₹200 का। क्या करें, जितना मिल रहा उतना बताएंगे। फिर 97 में नेक्स्ट ईयर वापस 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अब कितना हो जाएगा, 5,400, और नेक्स्ट ईयर में वापस 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो 98 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,600। कहानी खत्म। मुझे पता लग चुका है कि ये सीक्वेंस एक एपी बन चुकी है, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 5,000, सेकेंड टर्म कितनी है, 5,200, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है मुझे, इन वोट ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल रीच ₹7,000। तो मैं ऐसे ही थोड़ा ना करता रहूँगा, बार बार 200 प्लस करता रहूँगा, मैं तो एपी का एप्लीकेशन काम में लूँगा। मुझसे पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में करंट की सैलरी 7,000 हो जाएगी, तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कौन से ईयर में होगी, nth ईयर में होगी। जैसे अपन बोलते हैं ना इक्वेशन में लेट द नंबर इज x, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, nth ईयर, मतलब nth टर्म। हम nth टर्म मान लेंगे इसको कि भैया ये जो प्रोग्राम हुआ ना ये कब हुआ, ये nth ईयर में हुआ, और nth ईयर का मतलब ये वाली टर्म कौन सी है, nth टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को, लेट हिज एनुअल सैलरी विल रीच ₹7,000 इन nth ईयर। इसका मतलब हमें an मिल चुका है। तो an कितना मिल चुका है बच्चों हमारे को, an = 7,000। ये सैलरी nth ईयर में, मतलब ये हमारी लास्ट टर्म है, nth टर्म है, दैट इज 7,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है। ये चैप्टर इतना सीधा है, बस आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है यार। nth टर्म जनरल टर्म, an = a + n-1 × d = 7,000। अब a और d की वैल्यू पुट करनी है। a पता है मुझे, ये रही फर्स्ट 5,000, तो a की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, 5,000 + n-1, क्योंकि मुझे n ही तो निकालना है, इंटू d कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, मतलब कॉमन डिफरेंस, दैट इज 200। वो तो स्टार्टिंग से ही पता था, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, 7,000। आया कि नहीं आया आपको समझ में। अब कुछ नहीं करना अपने को बच्चों, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको दे रखा है 5,000, पहले 5,000 को आप एज इट इज लिखिए, प्लस n-1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 200 से। 200 को n से करेंगे तो 200n - 200, क्लियर। और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 7,000। ये इक्वल टू में हमने लिख दिया 7,000। इक्वेशन को सोल्व करना है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये देखिए बच्चों, ये 5,000 है और ये 200 है। 5,000 में से 200 को माइनस करेंगे, 4,800। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,800 + 200n = 7,000। अब क्या करना है, इस कांस्टेंट को उधर ट्रांसपोज करना है। तो 200n वेरिएबल है, यहीं रह जाएगा। 7,000 में से बच्चों हम माइनस करेंगे किसको, 4,800 को। 7,000 में से 4,800 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 2,200। माइनस करिए, सिंपल सा काम है। तो 200n = 2,200, ये आया हमारे पास। कितना आया, 200n = 2,200। n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये डिवाइड में चला जाएगा, 2,200 डिवाइडेड बाय 200। ये 20 से 20 की पिक्चर खत्म, 2 से 22 की भी कहानी खत्म। 11 टाइम्स n की वैल्यू क्या आ गई, 11। इसका मतलब करंट की जो सैलरी है वो कब, इन विच ईयर, मतलब 11th ईयर में, इसके बाद जो आएगा, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि करंट का प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, 95 में। तो आपसे बोला जा रहा है कि अब कौन से ईयर में, इसके बाद जो 11th ईयर आएगा, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो 11th ईयर। 11th ईयर में क्या हो जाएगा, करंट की जो सैलरी है वो कितनी रीच हो जाएगी, वो रीच हो जाएगी, मतलब कहाँ पे पहुंच जाएगी, वो पहुंच जाएगी 7,000 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से ईयर में उसको 7,000 रुपीज मिलेंगे, उसको मिलेंगे
2005 ईयर में। कौन सा ईयर आएगा वो? इन द ईयर 2005, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं किसके लिए? n की वैल्यू क्या है आपके पास? 11, और n की वैल्यू 11 आने का मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से 11th टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या थी? 95 से जैसे आप काउंट करेंगे तो 11th जो आएगा आपका ईयर वो कौन सा आएगा? 2005। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन। अब हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आएंगे आपके पास, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा आने की। देखिए अब तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे 2। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम यूनिक यूज़ में आएगा, लेकिन बड़ा सिंपल है, मज़ा आएगा आपको। आप मेरे साथ साथ एकदम अच्छे से समझते जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? इफ़ द mth टर्म, और इसको आप स्टार पॉइंट मार्क कर लेना क्योंकि ये आपको घर पे जाके आज करना ही है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आज के आज ही घर जाके काम करना है। ठीक है? इफ़ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, mth टर्म क्या दे रखी है? 1/n। ठीक है? एंड nth टर्म इज 1/m। ठीक है? देन शो दैट इट्स mth टर्म इज 1। दिखने में क्वेश्चन जितना छोटा है ना, इसका सॉल्यूशन उतना ही बड़ा है, यही तो बात है। तो देखिए इफ द mth टर्म तो 1/n दे रखी है और nth टर्म 1/m दे रखी है, और क्या शो करना है? देन शो दैट इट्स mnth टर्म क्या आनी चाहिए बच्चों? आपके पास 1 आनी चाहिए, मतलब आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब हमारे पास AP गिवन नहीं होती है ना, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम खुद अज्यूम करते हैं कि सपोज इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है? A, और कॉमन डिफरेंस क्या है? D। सबसे पहले आपको एग्जाम में मेरा डायलॉग देना पड़ेगा अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो। इफ़ यू वांट टू सिक्योर हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, सबसे पहले आप मेरा डायलॉग एग्जाम में दीजिए। कैसे? लेट A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। ये जो भी AP है इसकी फर्स्ट टर्म A है और इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है। ठीक है? अब इसके बाद देखिए आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। mth टर्म कितनी है? 1/n। तो mth टर्म को कैसे लिखेंगे? am। क्यों? क्योंकि जब मुझे nth टर्म लिखना होता है तो मैं क्या लिखता हूँ बच्चों? an लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ? जैसे अगर मुझे लिखना है 7th टर्म, तो 7th टर्म के लिए मैं क्या लिखूंगा? A7। अगर मुझे लिखना है 6th टर्म तो मैं क्या लिखता हूँ? A6। ऐसे ही मुझे क्या लिखना है? mth टर्म, तो mth टर्म के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों? am। तो मैंने mth टर्म के लिए यहाँ पे लिखा आपके पास am। am मुझे कितना दे रखा है? 1/n। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले am इक्वल टू 1/n। ठीक है? क्लियर? nth टर्म क्या होती है बच्चों? an। nth टर्म क्या होती है? an, ये आपको पता ही है। an मैंने आपको कितना दे रखा है? 1/m। अब कुछ नहीं करना, इनका फॉर्मूला पुट करना है। कैसे? जैसे nth टर्म का यहाँ से समझाता हूँ ताकि वो बात जल्दी समझ में आएगी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता था जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। ये तो बन गई यहाँ से। यहाँ पे क्या करना है? जैसे यहाँ पे n रखा है, n के प्लेस पे वहाँ क्या आ जाएगा? m आ जाएगा, क्योंकि वो m थे और ये n थे। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर mth टर्म बोल रहा है तो n के प्लेस पे m आ जाएगा, और nth टर्म बोल रहा है तो यहाँ पे n ही रहेगा। सिंपल। तो ये तो मिल गई बच्चों आपको इक्वेशन नंबर 1 और ये मिल गई आपको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास इस तरह से दो इक्वेशन होती है, तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाया था। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे बच्चों? एलिमिनेट कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही और इक्वेशन नंबर 2 ये रही। तो इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 याद करिए, क्या करना है? एलिमिनेशन करना है। तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और यहाँ पे माइनस। ये देखिए a से a की पिक्चर खत्म। n-1 इंटू डी में से माइनस करना बच्चों किसको? m-1 इंटू डी को। तो कैसे कर देंगे? nd माइनस डी, nd माइनस डी, ये डी मल्टीप्लाई में चल रहा है, nd माइनस डी माइनस md और प्लस का d।
क्योंकि ये माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का एम डी और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का डी इक्वल टू 1/m माइनस 1/n। क्लियर है मेरी बात? अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए एन डी माइनस डी माइनस एम डी प्लस डी, ये देखिए माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, एन डी माइनस एम डी, तो आपके पास क्या बचा हुआ है, आपके पास बचा हुआ है एन डी यहाँ पे माइनस एम डी इक्वल टू वहाँ पे क्या है 1/m माइनस 1/n। यहाँ तक आप सॉल्यूशन देखिए, आपके पास यहाँ पे बचा एन डी माइनस एम डी और इक्वल टू में आपके पास क्या बच रहा है 1/m माइनस 1/n। अब आगे का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हमारे को ये लास्ट में जो मिला फाइनली आंसर वो क्या है, एन डी माइनस एम डी इक्वल टू 1/m माइनस 1/n। ये कब मिला, जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया है, ठीक है। अब इन दोनों में बच्चों देखिए क्या है, d कॉमन है, तो इन दोनों में d कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा n माइनस m, ये आ गया n माइनस m इक्वल टू, इधर इसको कैसे सोल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम ले लेंगे mn, m से m कैंसिल, क्या बचेगा बच्चों n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n ही आएगा, माइनस की जगह माइनस एज इट इज, mn को डिवाइड करेंगे n से n कट जाएगा, क्या बचेगा m को 1 से करेंगे n माइनस m। तो देखिए आपको पता लग गया d मल्टीप्लाई बाय n माइनस m इक्वल टू n माइनस n अपॉन mn। अब मुझे d की वैल्यू मिल चुकी है, कैसे देखिए आपको बहुत मजा आएगा। d की वैल्यू निकालनी, d के साथ ही मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो कैसे लिखेंगे d इक्वल टू, आप लिखेंगे पहले तो ये न्यूमिनेटर n माइनस m, फिर अपॉन में ये जो mn लिखा हुआ था एज इट इज, फिर ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा n माइनस m, ऊपर भी n माइनस m नीचे भी n माइनस m, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, ऊपर क्या रह गया 1 और अपॉन में क्या है mn, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/mn, d की वैल्यू कितनी आई 1/mn। अब ये जो d की वैल्यू आई ना, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर किसके अंदर 1 के अंदर पुट कर सकते हैं, या फिर आप इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी पुट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप चाहें। तो ये मैंने आपके लिए लिखी है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने आपको बोला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा था आपको 1/m, तो आपने यहाँ से d की वैल्यू कितनी ऑब्टेन करी बच्चों 1/mn। तो जो d की वैल्यू आई 1/mn उसको अपन कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों 1/mn, तो 1/mn का मतलब mn इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि 1 तो ऊपर है ही सही, और इक्वल टू में क्या दे रखा है मैंने आपको 1/m। अब यहाँ से स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल चुका ना, तो आपको क्या पता लग गया बच्चों, इसके अपॉन में कौन है mn, तो आप इसको स्प्लिट कर देंगे a प्लस n अपॉन mn, इस तरह से करना है इसको, क्योंकि इन दोनों का ये कॉमन डिनोमिनेटर है, तो अपन इसको स्प्लिट कर सकते हैं n/mn माइनस 1/mn। ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना आप। इन दोनों के अपोन में mn है, तो एक बार mn इसके अपोन में, फिर यहाँ माइनस है तो 1/mn ये लिख दिया, और इक्वल टू में क्या है 1/m। अब देखिए यहाँ से मजा आएगा आपको, ऊपर भी n नीचे भी n से n कैंसिल, क्या रह जाएगा यहाँ पे 1/m, क्या रह गया बच्चों 1/m, a प्लस 1/m माइनस 1/mn इक्वल टू 1/m। अब कमाल की बात ये है कि मुझे बहुत मज़ा आ गया, इधर भी 1/m उधर भी 1/m, 1/m से 1/m क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1/m से 1/m क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस का 1/mn है, इसको उधर ट्रांसपोज करूँगा प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/mn। तो मुझे a की वैल्यू भी मिल चुकी है और मुझे d की वैल्यू भी मिल चुकी है। d की वैल्यू भी कितनी आई 1/mn और a की वैल्यू भी कितनी आई 1/mn। अब क्या करना है, आपको mnth टर्म निकालनी है। देखिए अब आपके सामने निकाल के बताते, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता लग चुका है a और d दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों सेम है। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ a की वैल्यू 1/mn और d की वैल्यू भी 1/mn। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। a की वैल्यू 1/mn, d की वैल्यू भी 1/mn। क्या निकालना है mnth टर्म, mnth टर्म निकालनी हो चाहे कोई सी भी टर्म निकालनी हो, अपन क्या काम करेंगे, जैसे nth टर्म क्या होती थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे यहाँ पे n के प्लेस पे क्या रखना है mn एक साथ मल्टीप्लाई में, तो कैसे लिखेंगे a mn इक्वल टू a प्लस n के प्लेस पे वापस क्या आ जाएगा mn, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये होती है mnth टर्म। आ गया समझ में, तो पहले तो ये लिखेंगे a
एम एन इक्वल टू ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं करना, ए और डी की वैल्यू पुट करनी है। क्यों? क्योंकि एपी में होता ही क्या है तो देखिए ए एम एन इजिकल टू ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और डी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एम एन, तो इसके अपॉन में भी कितना आ जाएगा एम एन। अब इसको सोल्व करना है। देखिए वही कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे लगाया था, 1 अपॉन एम एन प्लस एक बार एम एन के अपॉन में ये और एक बार 1 के अपॉन में ये। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है। तो आप कैसे लिखेंगे एम एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन, एंड द आंसर इज हियर। कैसे? 1 अपॉन एम एन प्लस का 1 अपॉन एम एन माइनस का, इससे इसकी पिक्चर खत्म। ये भी एम एन, ये भी एम एन। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ देन वी गेट 1। तो एम एन को अगर अपन एम एन से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। इसका मतलब मेरी कहानी प्रूव हो चुकी है कि जो एम एन टर्म है वो क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। आगे आंसर 1। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, घर जाके आपको ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है, क्योंकि 10th बोर्ड के एग्जाम में बहुत सी बार आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल है। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे।